नमस्कार दोस्तों, शाम के 7 बज चुके हैं और यूपी तक पर वक्त है मुद्दे की बात का। एक तरफ उत्तर प्रदेश में जहां बीजेपी शतरंज के बोर्ड की तरह हर खाने में, हर स्क्वायर में अपना एक मोहरा बिठा रही है, अपना एक सिपह सालार खड़ा कर रही है, वहीं जो विपक्षी पार्टियां हैं उत्तर प्रदेश के अंदर वो अभी भी बिखरी हुई नजर आ रही हैं, जबकि चुनावों में महज 8-10 महीने का वक्त रह गया है। अखिलेश यादव जिनकी जोड़ी जयंत चौधरी के साथ 2022 के विधानसभा चुनाव में बड़ी प्रभावी साबित हुई और जो कि 2024 के लिए जिसे बड़ी मारक जोड़ी के तौर पर कई विशेषज्ञ कह रहे हैं, उस जोड़ी में लगातार दरार देखने को मिल रही है। शनिवार को कर्नाटका में मुख्यमंत्री की जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ उसमें जयंत चौधरी गए, लेकिन अखिलेश यादव नहीं गए। उसके बाद ये खबरें आई कि अखिलेश यादव से नाराज जयंत चौधरी कांग्रेस पार्टी के साथ जा सकते हैं। और फिर अभी आज यूपी तक से बात करते हुए जयंत चौधरी की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय ने काफी तलख बयान दिए। उन्होंने साफ तौर पर अखिलेश यादव, वो बयान क्या है वो हम आपको बताएंगे आगे भी, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर अखिलेश यादव को यह संदेश दिया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए जयंत चौधरी अब 2-4 सीट में मानने वाले नहीं हैं, 2-3 सीट में मानने वाले नहीं हैं। और अगर ये गठबंधन कोई बड़ी शक्ल भी अख्तियार करता है, यानी कांग्रेस के साथ भी कोई संभावनाएं तलाशता है, तो भी जयंत चौधरी जो है वो बिल्कुल यंगर ब्रदर की भूमिका में नहीं रहने वाले हैं। वो एक हैवी वेट नेता के तौर पर ही अब किसी भी गठबंधन में शामिल होंगे। तो ऐसी सूरत में ये जो गठबंधन है अखिलेश यादव का और जयंत चौधरी का, क्या वो 2024 तक चल पाएगा? हालांकि अभी भी आरएलडी यानी जयंत चौधरी की पार्टी ये दावा कर रही है कि वो चाहते हैं अखिलेश यादव के साथ गठबंधन बना रहे, लेकिन इस चाहत के साथ साथ उनके बयानों में एक तीखापन भी लगातार हमें देखने को मिल रहा है। ज्यादा सीटों के लिए इशारों में दावा ठोकने की पद्धति भी हमें लगातार देखने को मिल रही है। तो इस मसले पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक सैयद कासिम साहब। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं आज तक के एडिटर कुमार कुणाल, जो कि पश्चिमी यूपी पर खासतौर पर, दिल्ली के साथ साथ पश्चिमी यूपी पर खासतौर पर अपनी पकड़ रखते हैं और अक्सर आप इन्हें देखते हैं कि वो पश्चिमी यूपी में पॉलिटिकल रिपोर्टिंग करते हुए। अमीश राय मेरे साथ हैं, जो कि यूपी तक .in यानी जो हमारी वेबसाइट है उसके एडिटर है। पहले अमीश, मैं आपसे ही ये जानना चाहता हूँ कि रामाशीष राय ने कहा क्या क्या है, अगर हम वो बता सकें, तो फिर उसके बाद हम बात आगे बढ़ाएंगे। जी, तो नीरज जी, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ये थोड़ी सी इसकी पृष्ठभूमि बना दूं कि आरएलडी और समाजवादी पार्टी के बीच में जो गठबंधन 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए हो रखा है और वो अभी भी आज भी उनके नेताओं के मुताबिक जारी है, वो गठबंधन अभी जो हालिया निकाय चुनाव बीता उसमें ठीक तरीके से काम करता नहीं दिखा। आरएलडी के कैंडिडेट और समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट कई जगह पर आमने सामने हो गए, यानी यहाँ तक कि मेरठ की जो सीट थी, मेयर सीट, उसको लेके भी तमाम बवाल हुए। ऐसा कहा गया कि आरएलडी की आपत्ति को दरकिनार करते हुए सपा चीफ अखिलेश यादव ने वहां से अपने कैंडिडेट को उतार दिया, सपा को टिकट दे दिया। इस बीच जो आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और हमसे बातचीत भी की है, उसमें उन्होंने कुछ बड़े दावे किए हैं। हालांकि इसका एक पृष्ठभूमि ये भी है कि आरएलडी, ये भी खबर आई कि आरएलडी कांग्रेस के भी संपर्क में है 2024 के चुनाव के मद्देनजर, जिसको ये कहा जा रहा है कि आरएलडी चाहती है कि वो इस विपक्षी जो एकजुटता बन रही है उसमें यूपी में कांग्रेस भी शामिल हो। आरएलडी का ऐसा मन बताया जा रहा है। लेकिन जो रामाशीष राय की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उसके बाद उन्होंने बातचीत की, उसमें उन्होंने कुछ एक चीजें ऐसी कही जिनकी राजनीतिक व्याख्याएं बिल्कुल अलग है। रामाशीष राय ने ये कहा कि हमारा गठबंधन विधानसभा चुनाव के लिए था। जब उनसे निकाय चुनाव पर जो उनकी टिप्पणी आ रही थी, तो उन्होंने कहा कि सपा कैंडिडेट्स की वजह से हमें कई जगहों पर हार का सामना, मतलब हमारी पोजीशन वीक हो गई। अगर वो नहीं होता तो इसका मतलब उनकी पोजीशन स्ट्रांग होती। एक बात तो उन्होंने ये की। दूसरी बात उन्होंने ये की कि हम 12 सीटों पर जीत की पोजीशन में है। ये बात वो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बोल रहे हैं कि लोकसभा की उत्तर प्रदेश की 12 सीटें ऐसी हैं जहां वो जीतने की पोजीशन में है और 12 सीटें ऐसी हैं उनके दावे के मुताबिक जहां वो किसी को भी हरा सकते हैं। उनके इन शब्दों के चयन पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि वहां हम किसी को भी हरा या जिता सकते हैं। वहां पर्टिकुलर वो बीजेपी का नाम नहीं ले रहे थे।
तो ऐसा अब इस चीज की अपनी अपनी व्याख्याएं हैं। कांग्रेस के साथ आरएलडी का बातचीत में रहना, उस चीज को डिनाई नहीं करना कि जयंत चौधरी या आरएलडी का जो टॉप लीडरशिप है वो कांग्रेस के टॉप लीडरशिप के साथ संपर्क में है। एक मीडिया रिपोर्ट्स में तो यहाँ तक बात हुई कि गांधी परिवार के लोगों से जयंत चौधरी की मुलाकात हुई है और उस मुलाकात में चंद्रशेखर आजाद भी रहे, जो कि वेस्टर्न यूपी के एक दूसरे प्रोमिनेंट प्लेयर के तरह से उभर कर सामने आए हुए हैं। उस बीच रामाशीष राय का जो ये बयान है उस पर हम लोग आज जब बात करेंगे, अपने एक्सपर्ट से राय लेंगे, तो यही जानना चाहेंगे कि ये महज एक अपने एक सियासी ऐसा बयान है जो लोकसभा की अपनी संभावनाओं को जता रहा है, या ये आरएलडी की प्रेशर टैक्टिक्स है जो वो अखिलेश यादव के लिए या कांग्रेस के लिए वो इस्तेमाल कर रही है, अपनी बार्गेनिंग पावर को बढ़ाना चाह रही है। तो नीरज जी, कुल मिला के रामाशीष राय का बयान इसी संदर्भ में। तो कासिम साहब, आपसे सीधा सवाल यही है कि ये जयंत चौधरी जो है वो अपनी सौदेबाजी की ताकत बढ़ा रहे हैं, या फिर अखिलेश यादव के साथ उनके रिश्तों में दरार आ चुकी है और ये गठबंधन हो सकता है कि लोकसभा चुनाव तक ना चल पाए? नीरज जी, जहां तक मुझे लगता है, मुझे तो ये गठबंधन लगता ही नहीं है। मुझे गठबंधन सिर्फ कागज पे लगता है, पोस्टर में लगता है, इसके अलावा मुझे गठबंधन दिखाई नहीं दे रहा है। और ये निकाय चुनाव में बिल्कुल साफ दिखाई दिया, बल्कि उससे पहले खतौली के उपचुनाव में भी ये चीज नजर आ गई थी। ये शुरुआत देखिए, ऐसा है ना कि मैं और या आप कोई भी अगर जयंत चौधरी की जगह रह के सोचें तो सारी चीजें अपने आप साफ हो जाती हैं। मेरी अपनी एक आदत है कि मैं जिसके बारे में बात करता हूँ मैं खुद को उसकी जगह रखता हूँ, उसके बाद उससे सोचना शुरू करता हूँ। जयंत चौधरी ने अखिलेश यादव का जो साथ किया, मुझे तो उत्तर प्रदेश में विपक्षी नेताओं में इकलौते जयंत चौधरी लगते हैं जिन्होंने मेहनत की, जिन्होंने अपनी खत्म हुई पार्टी को जान फूंकने के लिए, ऊर्जा देने के लिए, ऑक्सीजन देने के लिए उन्होंने पहले मेहनत की, समरसता कार्यक्रम चलाए, उसके बाद उन्होंने समाजवादी पार्टी से गठबंधन किया। समाजवादी पार्टी ने ऐसी ऐसी शर्तें रखी जो कबूल करने वाली नहीं थी। सीटें जो अखिलेश यादव ने दी उनको, उस पर अपने उम्मीदवार भी दिए, गुलाम मोहम्मद होंगे, ये सैनी होंगे, ये सारे उम्मीदवार भी अखिलेश यादव ने दिए, हमारे उम्मीदवार, निशान खाली आपका होगा। ये सिलसिला शुरू किया था इन्होंने। आपको याद होगा जब नाहिद हसन वाला उपचुनाव था, वहां से तरन्नुम वाला चुनाव हुआ, तब से शुरू किया था। हद तो तब हो गई जब अखिलेश यादव ने इनको जो राज्यसभा भी ऑफर की थी तो समाजवादी पार्टी के सिंबल पे कर रहे थे। वो ये चीज शुरुआत में ही जो है उनको इस बात का अंदाजा हो गया था, लेकिन वो अपनी पार्टी को मजबूत करना चाहते थे। उन्होंने उस बात को भी स्वीकार कर लिया। फिर खतौली के उपचुनाव में उन्हें अखिलेश यादव को करीब नहीं आने दिया, ना अखिलेश यादव के फोटो लगाए, ना पोस्टर लगाए, ना झंडे का इस्तेमाल किया, ना उनको बुलाया। उसके बाद सहारनपुर में अखिलेश यादव के साथ वो मंच शेयर करने नहीं जाते हैं। मेरठ अखिलेश यादव आते हैं तो वहां पे भी नहीं जाते हैं। वो अपनी दूरी बनाए रहे। ट्विटर टाइमलाइन पे उन्होंने समाजवादी पार्टी के लिए कुछ नहीं, लेकिन वो जमीन पर सक्रिय रहे, एक्टिव रहे और अपनी मेहनत करते। आजकल भी उनके कार्यक्रम चल रहे हैं, जो भाईचारा, समरसता जो वहां टूटा था, और वो उसको लेके बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं इतने सालों से लगातार। आप नीरज जी देखेंगे, एक तो कार्यक्रम में वो रोने लगे और वो मतलब जज्बाती हो गए जयंत चौधरी। तो इस तरह से जयंत चौधरी का जो तरीका है वो अपनी पार्टी को मजबूत करने का, और ये बात रामाशीष राय ने अगर कही है तो सही कही है, क्योंकि आप याद कीजिए ना 2009 में किस तरह से आप जयंत चौधरी की पार्टी ने, मतलब ये राष्ट्रीय लोकदल ने कितना अच्छा किया था, कांग्रेस के साथ लड़े थे तो। और जो वो सीटें गिना रहे हैं, सही है कि अलीगढ़ हो, आगरा हो, मेरठ हो, आपके मुरादाबाद हो, संभल हो, अमरोहा हो, ये मुजफ्फरनगर हो, बागपत हो, गाजियाबाद हो, ये सारी, सहारनपुर, ये सारी सीटें ऐसी हैं कि उस पर असरदराज होता है राष्ट्रीय लोकदल का वोटर। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो किसके साथ रहेंगे। जयंत चौधरी को जब निकाय चुनाव में टाउन एरिया की सीटें अखिलेश से मर्जी मुताबिक नहीं मिली, नगर पालिका की मर्जी मुताबिक नहीं मिली, पार्षद की सीटें मर्जी मुताबिक नहीं मिली, तो जयंत चौधरी को यह अंदाजा है कि लोकसभा में हमको हमारी मर्जी के मुताबिक सीटें नहीं मिल पाएंगी। और इधर एक खबर है कि कांग्रेस ने चुनाव पूर्व समाजवादी पार्टी से किसी भी गठबंधन से इनकार किया कि चुनाव पूर्व कोई गठबंधन नहीं होगा। एक वरिष्ठ नेता की एक बातचीत है और वो उन्होंने उसमें बातचीत में ये बात कही है। तो ये सारी चीजें इकट्ठा होकर जयंत को एक नेता के तौर पर बढ़ा रही हैं। जयंत चौधरी मेहनत कर रहे हैं, मेहनत के साथ साथ उनकी पींगें बड़ी हैं। अब वो समाजवादी पार्टी के साथ खुद को सुलभ महसूस नहीं कर रहे हैं, और उसकी पीछे की कहानी पूरी यही है कि गठबंधन से लेके आज तक समाजवादी पार्टी ने उनको जिस तरह से उनके साथ उनका व्यवहार रहा है उसको लेके वो खुश नहीं है। और यही एक वजह है कि वो बागपत से अपने कार्यक्रम छोड़ के कर्नाटका पहुंचते हैं।
और पैगाम दे देते हैं अखिलेश यादव को, देखिए हम यहाँ पे हमारी ट्यूनिंग सही है। और वैसे भी राहुल गांधी या प्रियंका गांधी इस परिवार से, गांधी परिवार से ये बहुत इनके रिश्ते ठीक ठाक रहे हैं। और साथ में टिकैत का इनके साथ होना, देखिए टिकैत के आंदोलन के बाद ही इनके अंदर मजबूती आई है। और वो जो टिकैत ने कांग्रेस मतलब बीजेपी के खिलाफ एक माहौल बनाया और किसानों की पार्टी के रूप में राष्ट्रीय लोकदल रही, टिकैत भी कांग्रेस के करीब। तो सारी घटनाएं, फिर राजस्थान में जयंत चौधरी की जरूरत, हरियाणा में जयंत चौधरी की जरूरत, दिल्ली में जयंत चौधरी की जरूरत, और इनकी सारी जगहों पे अखिलेश यादव की जरूरत नहीं है राहुल गांधी को या कांग्रेस को। तो जयंत अपनी कीमत जानते हैं। जयंत को यह भी मालूम है कि इतनी कमजोर कांग्रेस जो है वो हमको हमारी मर्जी के मुताबिक सीटें दे देगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जो खबरें कि जिन नेताओं, जो नेता समाजवादी पार्टी से नाराज चल रहे हैं, ये सारे के सारे वही लोग हैं जो किसी न किसी जमाने में चरण सिंह या राष्ट्रीय लोकदल में रहे हैं। वो बर्क हो या नाहिद हसन का परिवार, मुनव्वर हसन का परिवार रहा हो, या बसपा से नाराज होने वाले जो लोग हैं, जिनके बसपा से टिकट कटने वाले हैं, वो सहारनपुर का टिकट हो या अमरोहा का, दानिश अली का टिकट हो, ये सारे लोग कहीं ना कहीं जयंत चौधरी को आसान समझते हुए कि कांग्रेस अगर इनका अलायंस होता है तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, और हम मुस्लिम प्लस जाट और प्लस कांग्रेस का एक माहौल, इसको देखते हुए जयंत चौधरी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहे हैं और उसको वो सही तरह से कैश करना चाहते हैं। नीरज कुमार कुणाल, आपको क्या लगता है, क्या कांग्रेस जयंत चौधरी के साथ हाथ मिलाना चाहेगी, और फिर क्या ये एक बृहद गठबंधन होगा जिसमें अखिलेश यादव भी शामिल हो सकते हैं, या फिर आगे के लिए ये बार्गेनिंग पावर ही अपनी मजबूत कर रहे हैं? आपको क्या लगता है इस पूरे विवाद के बीच? देखिए, दो चीजें हमें समझनी पड़ेगी। पहली तो कि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव एक जैसा चुनाव नहीं है, और जब विधानसभा चुनाव में अखिलेश और जयंत एक साथ आए थे तब स्थितियां अलग थी। उस समय परिदृश्य भी अलग था, और उस समय एक तरीके से मुस्लिम और जाट, ये जो दो मुख्य तौर पर माना जाता है कि वेस्टर्न यूपी में डिसाइडिंग रोल होता है, उनको इकट्ठे लाना जरूरी था। और ऐसे में अखिलेश निश्चित तौर पर सबसे बड़े विकल्प थे। अगर योगी साहब को रिप्लेस करना था तो वहां पर अखिलेश यादव सबसे बड़े विकल्प थे, और ऐसे में वहां पर लगा जयंत को कि वो एक तो किसान आंदोलन का उनके साथ समर्थन है और तमाम चीजें हैं, तो वो समय जयंत और अखिलेश का एक गठबंधन बना। लेकिन नेचुरली अगर आप देखें, आप अगर जाएंगे वेस्टर्न यूपी में, तो जाट और मुस्लिम समुदाय दोनों एक दूसरे के साथ बहुत कंफर्टेबल अगर है तो ऐसा नहीं है। मतलब एक साथ वोट करने में दोनों का पावरफुल होना, कई सारी सीटों पर साझा तौर पर खड़े तो हो जाते हैं, लेकिन कई जगहों पर यह बात आती है कि अगर मुस्लिम कैंडिडेट होगा तो जाट वोट नहीं देंगे। और यही वजह था कि कई सारी जगहों पर अखिलेश यादव ने अपने कैंडिडेट उतारे, लेकिन किसके सिंबल पे उतारे? वो उतारे राष्ट्रीय लोक दल के सिंबल पर, ताकि अगर मुसलमान अखिलेश के सिंबल पर आएगा तो उसको जाट वोट नहीं करेंगे, ये बिल्कुल क्लियर था। और इसीलिए कई सारे मुस्लिम कैंडिडेट्स को हैंडपंप पर टिकट दिया गया, और उस हैंडपंप पर टिकट देने की वजह यही थी कि अखिलेश से थोड़ी दूरी बना करके रखी जाए। तो ये एक जो वहां का पॉलिटिकल इक्वेशन है वो साफ तौर पर दिखाई देता है। अब बात आई कांग्रेस के साथ। कांग्रेस के साथ अगर जुड़ना है तो क्या कुछ फायदे हो सकते हैं? एक तो कि ये राष्ट्रीय चुनाव है और यहाँ पर ये वोटर को क्लियर पता होता है कि अगर विकल्प कोई बन सकता है तो वो कांग्रेस बन सकती है नेशनल लेवल पे, वो अखिलेश नहीं बन सकते। खास तौर पर माइनॉरिटीज में ये पूरा का पूरा ये मैसेज है कि अगर कोई नरेंद्र मोदी को टक्कर दे सकता है तो राहुल गांधी, और खास तौर पर जो भारत जोड़ो यात्रा हुई है उसके बाद मैसेजिंग बहुत क्लियर है। अखिलेश गाहे बगाहे कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ जुड़ने से उन्हें भी ऐतराज है, और कांग्रेस भी अब उतने ज्यादा उनको लेकर के बहुत क्लियर नहीं है। बीएसपी ने पहले ही कह दिया है कि वो अकेले चुनाव लड़ेगी, तो गठबंधन के विकल्प बहुत कम रह जाते हैं। अब ये क्लियर है कि चार कोणीय मुकाबला होगा, चतुष्कोणीय मुकाबला होगा। बीजेपी का गठबंधन होगा, अखिलेश होंगे, एक मायावती का गठबंधन होगा और कांग्रेस का गठबंधन होगा। तो ये जो चतुष्कोणीय मुकाबला साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, उसमें कौन किसके साथ आएगा? क्योंकि जो चंद्रशेखर की बात कर रहे थे, चंद्रशेखर बहुत अच्छे युवा नेता हैं, लेकिन उनके पास अभी वोट बैंक सीमित है। उनके पास वो पूरी तरह से मायावती के वोट बैंक को नहीं खींच पाए हैं। आज भी
दलितों में पहली पसंद मायावती है, इसमें अब दो राय नहीं है। तमाम जगहों पे अभी अभी वो हो चुका है, एस्टेब्लिश हो चुका है, उनकी अपनी पॉलिटिकल महत्वाकांक्षाएं हैं। लेकिन क्या जयंत के साथ अगर आते हैं चंद्रशेखर तो उनकी पॉलिटिकल से भी बढ़ेगी, उनकी भी पॉलिटिकल हैसियत बढ़ेगी, जयंत को भी ज्यादा हिस्सेदारी मिलेगी खासतौर पर वेस्टर्न यूपी में। और कांग्रेस के साथ एक जो नेशनल पार्टी का तमगा है और नेशनल विकल्प है, वहां पर अगर अल्पसंख्यक आते हैं छोड़ करके तो कांग्रेस के साथ जाने के लिए क्या तैयार होंगे। फिर वहां पर जाट को भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी जाटों को कि वो अखिलेश के साथ जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर वाला जो मुद्दा है वो जाटों में एक धड़े में एक दिमाग में बैठा हुआ है कि हम अखिलेश के साथ नहीं जा सकते हैं, चाहे वो मुजफ्फरनगर का दंगा हो, चाहे बाकी तमाम चीजें हैं। तो वहां पर एक धड़ा छूट जाता है और इसी वजह से विधानसभा चुनाव में जितना अच्छा करना चाहिए था इस गठबंधन को, अगर हम देखें तो जयंत के इलाकों में उन्होंने अच्छा किया। जैसे ही हम मेरठ और आगे निकलते हैं, ये हवा निकल गई इस गठबंधन की। तो वहां पर जहां अखिलेश को वोट ला करके देना था, वहां पर स्कोर नहीं कर पाए। जयंत ने अपने इलाके में बागपत में, श्यामली में, मुजफ्फरनगर में, इन जगहों पर बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन आगे नहीं आए। और एक बात है कि जहां पर सिटिंग एमपीज हैं अखिलेश के, वो सीट तो वो छोड़ेंगे नहीं। मुश्किल है कि वहां पर वो सीट छोड़ने की कोई दिक्कत में होंगे, अंदर से बगावत हो जाएगी। और उन सीटों पर दावेदारी आरएलडी की भी है, तो उन सीटों पर अगर आरएलडी को अपना कैंडिडेट खड़ा करना है तो वो कांग्रेस से बार्गेन कर सकते हैं, शायद अखिलेश से बार्गेन मुश्किल होगा। तो ये स्थिति है। और एक बड़ा अगर गठबंधन बनता है, अखिलेश, कांग्रेस, जयंत सब आते हैं, तो उसमें भी जयंत की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि उस गठबंधन को साथ लाने की जिम्मेदारी जयंत की होगी। कर्नाटक गए, अखिलेश नहीं गए, ये शायद मुझे लगता है कि अखिलेश को बुलावा गया था, अरविंद केजरीवाल की तरह उनको बुलावा नहीं भेजा गया था, ऐसी स्थिति नहीं थी, अखिलेश को बुलावा दिया गया था। वो शायद नहीं दिखना चाहते इस समय कांग्रेस के साथ, लेकिन अगर अंत में उनका कैलकुलेशन होगा कि कांग्रेस के साथ आना है तो वहां भी जयंत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, जैसा मुझे लगता है। जी कासिम सर, कुमार कुणाल जी ने काफी इंटरेस्टिंग एक इंसाइट दिया कि इस पूरी सियासी कवायद को जो चल रही है उत्तर प्रदेश में, खास करके आरएलडी की तरफ से, तो इसमें एक बड़ा रोचक पहलू है। थोड़ा सा अगर हम इस सवाल को मैं थोड़ा एलोबोरेट करूं अपने, जो मैं आपसे लूंगा, कि एक वक्त था कि 2022 का विधानसभा चुनाव के जब परिणाम आ गए तो ये स्थापित हो गया कि अखिलेश यादव विपक्ष के नेता हैं और वो विपक्ष के वोटों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ऐसा विधानसभा चुनाव के आंकड़ों ने हमें बताया। लेकिन इस बीच के हालिया 1-2 महीने के घटनाक्रम को अगर हम देखें तो अचानक अखिलेश अपनी उस सीट से, विपक्ष के नेता की सीट से साइडलाइन होते नजर आ रहे हैं। पहले तो साइडलाइन वो थे कि कांग्रेस को हम नहीं लाएंगे, इस तरह का उनका एडमेंट रवैया था। अभी आप भी बता रहे हैं और मीडिया रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि अब तो खुद कांग्रेस नहीं चाह रही है कि अखिलेश यादव के साथ कोई प्री पोल गठबंधन हो। वैसी स्थिति में अगर जयंत चौधरी ने इस तरह के जो सियासी संकेत देने शुरू किए हैं, तो आप फिर अब यहाँ से उत्तर प्रदेश के चुनावी परिदृश्य को या उत्तर प्रदेश की सियासत को किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं? क्योंकि चंद्रशेखर आजाद अगर अभी फिलहाल, जैसा कुमार कुणाल कहते हैं कि अगर उतने बड़े प्लेयर नहीं है, उनके पास एक वोट बैंक नहीं है, लेकिन मायावती एक बड़ी प्लेयर है और मायावती की रार जो असली है वो तो अखिलेश यादव के साथ है। तो क्या आप इस तरह की भी संभावना देख रहे हैं क्या कि एक माइनस अखिलेश भी एक फ्रंट तैयार हो सकता है, अगर अखिलेश अपने उसी रवैये पर कायम रहे जो रवैया उनका मायावती या बिग ब्रदर सिंड्रोम वाला रवैया जो अखिलेश यादव का है, कि जो भी आए उत्तर प्रदेश में गठबंधन करने, तो भैया पहले हमको बॉस माने, उसके बाद ही गठबंधन होगा विपक्ष का। तो क्या अखिलेश के इस बिग ब्रदर सिंड्रोम को का उनको ये परिणाम सामने आ रहा है और जयंत एक नए तरह के सियासी खाके को क्रिएट करने में जुट गए हैं? कासिम जी देखिए, ऐसा है ना कि मैं इस बात को लगातार कहता हूँ और मुझे तो लगता है कि मैं 1 साल से इस बात को मान रहा हूँ कि अखिलेश यादव 24 के प्लेयर नहीं है। ये बात मैं 1 साल से कह रहा हूँ। जब ये विधानसभा के चुनाव खत्म हुए थे तभी मैंने ये बात कहनी शुरू कर दी। उसकी वजह थी कि मैं जानता था कि मुस्लिम जो होगा वो कांग्रेस के साथ जाएगा, वो किसी भी हाल में किसी और के साथ रुकने वाला नहीं है। जब भी केंद्र का चुनाव होगा, मुसलमानों की पहली पसंद कांग्रेस होगी, पहली पसंद राहुल गांधी होगी।
कांग्रेस भी इस बात को समझ रही है कि मुसलमानों की पहली पसंद हम है, तो हमारे पास अगर मुसलमान आ गया तो अखिलेश के पास बचता क्या है? सबसे बड़ा सवाल है। अखिलेश का माइनस पॉइंट यहीं से शुरू होता है कि मुसलमान निकल जाने के बाद अखिलेश के पास बचता क्या है। और अखिलेश को यह लगता है कि हम सबसे बड़ी पार्टी है तो हमारे ही पास सब कुछ है, सबको हमसे बात करनी चाहिए। ये है सियासी तौर पर सियासी दिक्कत अखिलेश यादव। मैं अक्सर कहता हूं अमीश भाई कि शाहजहांपुर के बाद सहारनपुर तक चले जाइए आप, आपको यादव वोट इतना नहीं मिलेगा कि एक नगरपालिका को प्रभावित कर ले। लोकसभा तो बहुत बड़ी चीज है, और वहां पर शाहजहांपुर के फौरन बाद जाट इतना है कि एक एक लोकसभा में वो ठीक ठाक प्रभावित करने की पोजीशन पे आता है। तो ये अखिलेश का जयंत का प्लस पॉइंट है। तो जयंत चौधरी तो, और जो बात कुणाल भाई ने कही एक एक बिल्कुल सही है। ये बात तो अक्सर हम लोग चर्चा में कहते हैं ना कि अखिलेश यादव के साथ जाने का मतलब होता है कि ध्रुवीकरण होना। अखिलेश नहीं थे, खतौली जीती। अखिलेश हो तो थे, खतौली हार गया। तो सामने की बात है, उसमें बहुत ज्यादा 2-2-4 है कि इसको बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं। वेस्ट यूपी में अखिलेश यादव हैं तो ध्रुवीकरण हो गया। इसी तरह दूसरी सीटों पे भी जब अखिलेश यादव होते हैं, मुसलमान पता नहीं क्या मिजाज है कि मुस्लिम जब बहुत जोर शोर से अखिलेश के साथ जाता है तो उसका रिएक्शन होकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ उठ जाता है। ये देख, लेकिन कांग्रेस के साथ ऐसा नहीं। देखिए नगर पालिका के चुनाव में, नगर निगम के चुनाव में तमाम जगह हम लोगों ने देखा। अब बताइए कि जब मुरादाबाद में कांग्रेस का सेकंड पे लग के सिर्फ 3,500 से मेयर हारे, ये छोटी बात नहीं है। उसको बहुत ज्यादा वोट से हारना चाहिए था। लेकिन ध्रुवीकरण नहीं होता है कांग्रेस या दूसरी पार्टियों के साथ जाने पे। तो ये वजह ऐसी है कि जिसको अखिलेश समझ नहीं पा रहे हैं, और अखिलेश सभी पार्टियों के निशाने पे आ चुके हैं। क्योंकि सबका ये मानना है कि अखिलेश जिस तरह से अपने आप को समझ रहे थे कि हम सबसे बड़ी पार्टी, जो अखिलेश के साथ हुआ था कि सारा वोट जो सत्ता विरोधी था, जैसे कुणाल जी ने कहा, सब अखिलेश के साथ चला गया। तो अखिलेश यादव ने वोट नहीं बुलाया था। अखिलेश लड़ते हुए दिखाई दे रहे थे, वोट उनकी तरफ भाग रहा था। ना सब बसपा को मिला, ना एमआईएम को मिला, ना कांग्रेस, सब खत्म हो गए और सारे वोट सत्ता विरोधी अखिलेश के साथ जाके रुक गए। वही चीज अभी हमने कर्नाटका में देखी कि कर्नाटका में भी जेडीएस भी खत्म हो गया। जितना सत्ता विरोधी वोट था वो सारे का सारा कांग्रेस के साथ चला गया। तो कांग्रेस को मालूम है कि केंद्र के लिए हम है, केंद्र में अखिलेश नहीं है। और हम जब होंगे तो हमारे साथ जब सब सेंट्रलाइज होगा वोट, तो उसमें अखिलेश यादव की कोई भूमिका नहीं होगी। अब जो आपने ये बात की, कुणाल भाई ने बहुत अच्छी बात की, 4 ध्रुव होंगे। ये बात मैं शुरू से महसूस कर रहा हूं कि माइनस अखिलेश ही मैं गठबंधन देख रहा हूं। और ये भी सही, कांग्रेस के अब जो इनर सर्किल है उसके अंदर एक ये चर्चा है कि सीधे चुनाव नहीं होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी से, उत्तर प्रदेश में कम से कम। सीधे इलेक्शन जो है कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएगा कि सब मिलके मोदी के खिलाफ आ जाए, बस सब मिलके आ गए। अखिलेश अलग लड़े, मायावती अपना जिसके साथ उनको गठबंधन करना है अलग करें, लेकिन कांग्रेस, जयंत चौधरी और ये जो गठबंधन है जिसमें कृष्णा पटेल भी होंगी, आप देख लीजिएगा कि पल्लवी पटेल, कृष्णा पटेल उस गठबंधन में होंगी जो कांग्रेस और जयंत का होगा। उसमें और छोटे लोग भी हो सकते हैं, उसमें ओम प्रकाश राजभर को भी आप देख सकते हैं, ऐसी हालत बन सकती है। तो ऐसी स्थिति में ये गठबंधन जो कांग्रेस वाला है ये बीजेपी से लड़ता हुआ दिखाई देगा। तो उसके बाद ये करीबी मुकाबले में आएगा। नतीजा क्या होगा ये तो भविष्य के गर्भ में है। चुनाव के असरात क्या होंगे ये तो फ्यूचर बताएगा। क्योंकि मोदी बनाम चुनाव है, धीरे धीरे राहुल गांधी की भी लोकप्रियता आपके यहाँ जो सर्वेज आ रहे हैं उसमें बढ़ रही है। तो ये एक बड़ी चीज है, ये चेंज आ रहा है। और कांग्रेस लड़ती हुई भी दिखाई दे रही, बोलती हुई भी दिखाई दे रही है। अखिलेश यादव ने भी निकाय चुनाव के बाद, अब आप देखिए कि आजम वाली बात पे जब मैंने कहा था कि अभी तक ट्वीट नहीं आया, अब आया अखिलेश यादव का आज ट्वीट, जब वो कमिश्नर वाली बात होगी आज। और उसके बाद उन्होंने आज जो है एक प्रतिनिधिमंडल बनाया है, उसी कमिश्नर से मिलने के लिए भेजा है जिनके ऊपर वो आरोप है कि इन्होंने हमसे जबरदस्ती ये बयान दिलवाया था, जिसने अपना मुकदमा वापस लिया है। तो ये सारी चीजें सिंबॉलिक लगती हैं और उस चीज को लोग महसूस करते हैं कि ये गवर्नर के पास जाता, वो कहीं और डेलीगेशन जाता, उसी कमिश्नर के पास जा रहे हैं जिसके बारे में आरोप है कि जिसने मुकदमा वापस लिया, कहा है कि भाई हमसे उन्होंने कहा था कि तुम मुकदमा FIR करो। तो ये सिंबॉलिक विरोध है और इस चीज को एक एक कदम को मुसलमान नोट कर रहा है और यही चीज अखिलेश यादव के लिए दिक्कत तलब है। अमीश भाई मैं बार बार कहता हूं, फिर कह रहा हूं यूपी तक पे, ताकि सनद रहे, अखिलेश यादव की ताकत मुसलमान है तो अखिलेश यादव की कमजोरी भी मुसलमान। अखिलेश यादव को मुसलमान जब साथ लगा तो 111 ले आया, मुसलमान ने साथ छोड़ा तो मेयर पे जमानतें जब्त करा दी। तो लोकसभा चुनाव में मैं जो बार बार ये बात कहता हूं उसकी वजह, आधा मुसलमान भी स्लिप हो जाए तो अखिलेश यादव नहीं है। और यहां तो पूरा शिफ्ट होने की तैयारी में बैठा हुआ है कांग्रेस के साथ, जैसे कुणाल जी भी कह रहे हैं, जो चीज हम लोग देख रहे हैं, जो नजर आ रही है।
तो मुझे लगता है कि राष्ट्रीय लोकदल और कांग्रेस का गठबंधन लगभग तय है। और चंद्रशेखर के बारे में मैं पहले भी कहता रहा हूँ, कुणाल जी ने उसको मोहर लगाई है। चंद्रशेखर रावत से कहीं मजबूत योगेश वर्मा है, जो पूर्व विधायक, और सुनीता वर्मा मेरठ में जो वो रही हैं, उनके पति, कहीं मजबूत। इतना वोटों पे उनका उतना असर है, चंद्रशेखर का वोटों पे असर नहीं है। ये वो तिकड़ी थी, योगेश वर्मा, शाहिद मंजूर और रफीक अंसारी। इस तिकड़ी ने वहां एमआईएम को सेकंड में पहुंचा दिया, वोट ट्रांसफर करवा दिए, दलितों तक के वोट ट्रांसफर करवा दिए योगेश वर्मा ने। तो आप समझ सकते हैं कि ये मीडिया या चैनल या युवा या उस तरह से वो एक नाम और ब्रांड तो चंद्रशेखर हो सकते हैं, वोटों में उनकी पैठ अभी बहुत दूर है। वोटों में उनकी कोई पैठ अभी ना बन पाई है, न वोट ले जाते हुए किसी और पार्टी को दिखाई दे रहे हो। अमीश भाई जी, कुमार कुणाल जी, एक सवाल मैं आपसे लेता हूं कि ये जो नए तरह की सियासी इक्वेशन बनाने की कवायद उत्तर प्रदेश में चल रही है, ये कई सारी ऐसी चीजें हैं जिनमें अखिलेश और जयंत सेम पेज पर भी नहीं दिख रहे हैं। जैसे अभी पहलवानों का आंदोलन चल रहा है, रेसलिंग फेडरेशन के जो चीफ हैं उनके खिलाफ गंभीर आरोप हैं ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, और जयंत इतने मुखर हैं, वो आंदोलन स्थल पर चले गए। लगातार रोजाना कोई ऐसा दिन नहीं होता है जब जयंत या उनकी पार्टी की तरफ से कोई ट्वीट इस पर न आए या कोई प्रेस वक्तव्य न जारी हो। वहीं अखिलेश यादव इस पर सन्नाटा काटे हुए हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह ये भी कह देते हैं कि हमारे पुराने संबंध हैं अखिलेश यादव से, बचपन के संबंध है, मुलायम सिंह यादव के जमाने के संबंध है। ये सारी चीजें मतलब दोनों लोगों के बीच में एक वैचारिक अंतर भी दिखाती है। एक तरफ तो जयंत ने अपनी ये भी पोजीशनिंग कर ली पश्चिमी यूपी के उस ग्राउंड पर जो कभी एक कम्युनल हेट्रेड वाला ग्राउंड हो गया था, वहां उन्होंने खतौली मॉडल पेश कर दिया और वहां पर उपचुनाव जिताने में सफलता हासिल कर ली। माइनस सपा जो झंडा एक चला कि सपा के झंडे तक नहीं देखेगा और चुनाव जीत गए। तो ये एक वैचारिक गतिरोध भी क्या आपको लग रहा है कि दोनों दलों के बीच में एक पनप रहा है, दोनों दलों की सियासत के बीच में कोई तालमेल, वैचारिक तालमेल नहीं बैठ पा रहा है जो एक जमाने में बैठा करता था? क्या वो भी एक वजह है? एक और साथ साथ एक सवाल का और जवाब दे दीजिएगा कि वेस्टर्न यूपी की सियासत अलग है, ईस्टर्न यूपी की सियासत अलग है, लेकिन एक चीज कनेक्ट होती है। वो कनेक्ट क्या होती है कि जो ही हम माइनस अखिलेश करते हैं तो ही कई सारे छोटे छोटे दल, बड़े दल के रूप में मायावती, छोटे दल के रूप में ओम प्रकाश राजभर जैसे दल, ये सारे, जैसे कृष्णा पटेल का भी नाम ले रहे थे कासिम जी, ये सारे लोग एक साथ आते हुए नजर आ रहे होते हैं। तो क्या जयंत चौधरी उस सेतु का भी काम कर रहे हैं जहां पर अखिलेश एक बाधक के तौर पर नजर आ रहे हैं गठबंधन में? देखिए, दो अलग अलग सवाल हैं, लेकिन इनका बड़ा अंदरूनी तौर पर ये मिलते जुलते सवाल हैं। एक तो हमें देखना पड़ेगा कि वेस्टर्न यूपी में अखिलेश का दखल, या मुलायम सिंह भी जब थे तो बहुत ज्यादा दखल, जिस क्षेत्र में जयंत चौधरी मजबूत हैं या जिस में अजीत सिंह या चौधरी चरण सिंह जब अपनी राजनीति करते थे, तो उसमें मुलायम सिंह का बहुत दखल नहीं था। मायावती ज्यादा दखल रखती थी इस इलाके में, मायावती का दखल है। और यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर दलित वोट बैंक भी बहुत अहम हो जाता है। केवल हम जाट मुस्लिम करते हैं, लेकिन दलित बहुत अहम होता है। और जैसे ही अखिलेश आते हैं तो सिर्फ जाट नहीं छिटकता है, बल्कि दलित भी छिटक जाता है। आप ये ध्यान में रखिए कि जो मायावती का कोर वोटर है वो आज तक अखिलेश के साथ अपने आप को जोड़ नहीं पाया है। चाहे आप किसी भी तरीके से कर दे, वो चाह करके भी अगर वो बीजेपी के खिलाफ जाना चाहता भी है तब भी वो अखिलेश के साथ नहीं जुड़ेगा। वो हो सकता है कि वोट ना दे या अपना वोट जाकर के मायावती को डाल आए, ये जानते हुए भी कि मायावती जीतने की स्थिति में नहीं है, लेकिन वो उस स्थिति में भी समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ने को तैयार नहीं होता है। उसके पीछे बहुत ऐतिहासिक रीजन है। जो आपको याद होगा कि जो कांड हुआ था, लखनऊ वाला कांड हुआ था, उसको लेकर के भी आज तक मन में खटास है। और यही एक वजह है कि जो केमिस्ट्री बननी चाहिए वो केमिस्ट्री बन नहीं पाती। अब इस बात को जानते हैं जयंत, इस बात को भली भांति जानते हैं और उनको पता है। जब आप जाइएगा तो वहां पर वेस्टर्न यूपी में वो बात करते हैं भाईचारे की, कि भाईचारा होना चाहिए, यानी सारे सर्व समुदाय हम जुड़ेंगे। और ये जो पहलवानों वाला जो आपने सवाल पूछा था, उस पहलवानों वाले में क्या हुआ कि अखिलेश एक अलग ट्रैप में आ गए। ब्रिजभूषण शरण सिंह के साथ हो सकता है उनकी दोस्ती हो सकता है उनके पिताजी की भी दोस्ती हो,
वहां के पहलवानों में भी बृजभूषण शरण सिंह को लेकर के एक सॉफ्ट कॉर्नर हो। लेकिन जब आप बड़ी पिक्चर देखते हैं, जब आप बड़े पिक्चर देखते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं आपको स्टैंड लेना पड़ता है। आज की तारीख में उन्होंने स्टैंड नहीं लिया है। दिक्कत क्या है कि ना तो उन्होंने खुलकर बृजभूषण शरण सिंह के साथ स्टैंड लेकर के वो खड़े हैं, ना ही पहलवानों के साथ खड़े हैं। तो आपका स्टैंड कहीं नहीं है। आप हो सकता है कि नरसिंह यादव जैसे पहलवान, जो कि आपको पता है कि यादव वोट बैंक में अखिलेश बड़ा नाम माने जाते हैं, तो नरसिंह यादव जैसे पहलवानों की वजह से, जिनको बृजभूषण शरण सिंह ने कभी समर्थन दिया, और उनकी पॉलिटिक्स कही जाती है कि जो जाट पहलवान है उन बनाम इस तरीके के, हालांकि वो महाराष्ट्र से रहते हैं, महाराष्ट्र का मामला है, लेकिन कई सारी चीजों को लेकर के वो अपनी एक तरीके से स्टैंड क्लियर नहीं किया इस पहलवान आंदोलन को लेकर के। तो यहाँ भी मुश्किल पेश आती है, क्योंकि अखिलेश को भी पता है कि वो चाहे जितना भी कह लें, चाहे जितना भी कर लें, लेकिन जाट सीधे सीधे अखिलेश से जुड़ने वाले नहीं है। अगर अखिलेश अकेले लड़ेंगे, बिना जयंत के लड़ेंगे, तो जाट वोट नहीं मिलने वाला है अखिलेश को, ये स्थिति बिल्कुल साफ है। तो अब वेस्टर्न यूपी का मामला रोचक हो गया है, क्योंकि देखिए बीजेपी के पास अपना वोट बैंक है, बीजेपी आज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो जब हम बात करते हैं, जब कासिम साहब ये बात कर रहे थे कि अपोजिशन भी चाहती है कि बीजेपी के साथ सब एक लामबंद नहीं हो, नहीं तो मैसेज ये जाता है कि मोदी बनाम एवरीवन, लेकिन उसमें नुकसान भी है। उसमें नुकसान ये है कि दलित वोट मायावती के साथ चला गया, कुछ वोट जो है वो अखिलेश के साथ गया, कुछ वोट जयंत और कांग्रेस के साथ गया। तो अगर विपक्षी विरोधी वोट बंटता है यूपी में, तो एडवांटेज बीजेपी है। अब उसमें 2 नंबर पर कौन आता है, इसका कोई हिसाब किताब नहीं होता है। बस देखा यही जाता है कि कौन सांसद बन गया, कौन 1 नंबर पर आया, वो चाहे 10 वोट से आए, 10,000 वोट से आए, या 2, 4, 5 लाख वोट से आए। तो जो जीतता है उसी के सिर सेहरा बनता है, हारने वाला नंबर 2 का इसमें कोई वैल्यू नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या ये जो गठबंधनों की राजनीति चल रही है, मायावती अलग वोट काट रही है, तो क्या वो बीजेपी को फायदा पहुंचा रही है, या अखिलेश अगर अपनी जिद पे अड़े हुए हैं कि हमें तो अकेला लड़ना है, कांग्रेस के साथ नहीं जाना है, या अगर जयंत के साथ उनका गठबंधन टूटता है किसी वजह से, तो नुकसान किसको हो रहा है? नुकसान तो विरोधियों को हो रहा है, नुकसान जयंत को भी होगा, मुझे लगता है नुकसान कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी होगा। जो एक तरफा एकजुट वोट पड़ता, उसकी जगह पर बीजेपी को ज्यादा फायदा होगा। तो मुझे कहीं लगता है कि अभी अखिलेश ने भी शायद पूरे पत्ते नहीं खोले हैं, अभी भी उनके पास शायद मुझे लगता है कि विकल्प है कि वो कांग्रेस का गठबंधन बना सकते हैं। और जब ये गठबंधन की बात होगी, नीतीश जाते हैं अखिलेश के पास, या तमाम चीजें जाते हैं, जब ये तमाम बातें होंगी तो कुछ ना कुछ निकलेगा रास्ता। अभी भी 2024 पूरी तरह से आया नहीं है, और 2024 का गठबंधन अभी तय नहीं हुआ है, ये मेरा मानना है। कासिम जी, यही बात जो अभी कुणाल ने कही, मैं जो हमने चूंकि बात रामाशीष राय के बयान से शुरू की थी, तो रामाशीष राय के बयान में एक ये बात भी थी कि देश भर में नीतीश कुमार जी की अगुवाई में और खड़गे जी की अगुवाई में जो है वो गठबंधन बीजेपी से टक्कर लेगा। तो वो नीतीश कुमार की बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार जब आते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, तो वो अखिलेश यादव के कंधे पे हाथ रखते हैं, तो फिर ये तो सड़क घूम के वापस अखिलेश यादव की तरफ ही आ रही है। हाँ, आ रही है, और उसमें कोई शक भी नहीं है कि अखिलेश यादव सबसे बड़ी पार्टी के नेता हैं, और नीतीश कुमार जिस गठबंधन के को चला रहे हैं, जिसकी सरकार चला रहे हैं, वो अखिलेश के रिश्तेदारों के समर्थन पे सरकार है, उनके रिश्तेदारों ने ही उनकी सरकार को बना के रखा है। और अखिलेश यादव और मुलायम सिंह के समय में बड़ा अंतर है। मुलायम सिंह ने एक जमाने में लालू यादव को कुछ नहीं बनने दिया था, लेकिन अखिलेश यादव में ऐसी चीज नहीं है कि वो तेजस्वी यादव के लिए कहीं खतरा बन सके। लेकिन सियासत जो है वो संभावना का खेल तो है ही, लेकिन सियासत में इंसान जो है, बाप बेटे का रिश्ता भी सियासत में कोई माने नहीं रखता अगर सियासी नफा नुकसान का मामला हो। मैं कुणाल भाई से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि अगर कई गठबंधन होंगे, मैंने ये जो कहा ना कि एक गठबंधन अगर होता है जिसमें अखिलेश भी हो, माया भी हो, जयंत भी हो, सब हो, और वो भाजपा से लड़ेगा, तो मेरा अपना मानना है कि बीजेपी अगर 65 की बात कर रही तो 80 सीटें जीतेगी, कि मोदी के खिलाफ सब एक हो गए। और दूसरी चीज ये है कि अभी जो आपके पुराने सर्वे आप देखिएगा, यादव लगभग 30-32% वोट जो है वो लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ गया।
तो ये भी एक अलार्मिंग है और ये भी एक नुकसानदेह होता है कि जब अखिलेश जहां पे लड़ रहे होंगे वहां पे मिल गया और जहां पे नहीं लड़ रहे हो भारतीय जनता पार्टी को चला गया। मुझे लगता है कि ये एक जो संभावना है, और एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है, मायावती ने क्या कहा उसको ना मैं कभी सुनता हूँ ना मैं उस पर यकीन करता हूँ, क्योंकि मायावती ने तो 2019 में भी यही कहा था कि हम किसी के साथ नहीं लड़ेंगे और सबसे बड़े विरोधी अखिलेश के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। मुझे मालूम है कि वो बिना क्या कहते हैं गठबंधन के उनके जो मामला है वो किताबों का बनेगा नहीं, और बिना किताब के बस बहुजन समाज पार्टी चलेगी नहीं। ऐसे में गठबंधन तो होगा, किससे होगा ये भविष्य के घर में है। वो चाहे कांग्रेस के साथ जाए, चाहे एमआईएम के साथ आप गठबंधन करता हुआ देखें, या उसके बाद इसके अलावा कोई और गठबंधन आपको मिले, लेकिन गठबंधन वो कि जिसके जरिए जो आपके किताबों का मामला ठीक ठाक रहे। और किताब का मामला तभी ठीक होगा जब कांग्रेस हो या एमआईएम हो। बसपा एमआईएम लड़े तब भी किताबें ठीक रहेंगी, और बसपा और कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन होगा। तो ये एक इतना महत्वपूर्ण बिंदु है कि इसी बिंदु पे रुकते हुए मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि मायावती बिना गठबंधन के चुनाव नहीं लड़ेंगे। मायावती आज कुछ भी कह रही हो, कल आप उनको गठबंधन में पाएंगे और ये निश्चित है कि वो गठबंधन में मिलेंगे। ये दूसरी बात ये है कि अखिलेश यादव क्या गठबंधन का हिस्सा होंगे। कुणाल भाई ने जैसे कहा कि जो माहौल है, जो हालत है, जब अखिलेश अपना यादव कांग्रेस में भेज नहीं सकते, मुसलमान अपने आप जा रहा है, तो ऐसे में अखिलेश यादव को राहुल गांधी वेटेज देंगे, मुझे इस पे संदेह है, मुझे इस पे शक है। मुझे नहीं लगता है कि अखिलेश यादव ऐसा वहां होगा, बल्कि उसकी जगह पे अगर ओम प्रकाश राजभर और पल्लवी पटेल और जयंत चौधरी होंगे तो कांग्रेस कहीं ज्यादा मजे में होगी। और कांग्रेस इस बात को समझ रही कि थोड़ा कुर्मी, थोड़ा क्या कहते हैं राजभर, और थोड़ा जाट और पूरा मुसलमान, तो वो हम, और फिर कांग्रेस जब लड़ती है तो कांग्रेसी विचारधारा, कांग्रेसी दिमाग, कांग्रेसी पसंद, ऐसा भी मिजाज है। तमाम ऐसे लोग हैं जो आज भारतीय जनता पार्टी को वोट देके बैठे हुए हैं, लेकिन वो कांग्रेस को पसंद करते हैं। अगर मजबूत कांग्रेस मिलेगी तो उसकी तरफ वो जाते हुए आप उन्हें देख सकते हैं। जैसे त्यागी होटल जो है वो मतलब भर का त्यागी कांग्रेसी मिजाज रखता है। इसी तरह से जयंत चौधरी ने जो गुजर अभी कार्ड खेला था उसमें उन्होंने कामयाबी हासिल की, और 2019 में भारतीय जनता पार्टी के बाद नान जाट बहुत था। गुजर उनके साथ था, त्यागी उनके साथ था, सैनी उनके साथ था, इस तरह की बिरादरियां पूरी एक होकर उनके साथ आई थी, और आधे से ज्यादा जाट भी था। जाट में लगभग जयंत चौधरी कामयाब हो चुके हैं, गुजर वो जिता चुके खतौली से, ऐसे माहौल में जिता चुके। अभी अवतार सिंह भटाना अगर राष्ट्रीय लोकदल से आके लड़ जाए मेरठ में, तो बीजेपी का कोई कितना मजबूत कैंडिडेट हो, कांग्रेस से अगर वो कैंडिडेट है तो चुनाव जीत लेंगे। बड़े दावे के साथ ये बात कह रहा हूँ आपके चैनल पर बैठ, क्योंकि समीकरण ऐसा है, गुजर प्लस जाट प्लस मुसलमान काम हो गया, विपक्ष में कोई भी लड़ता रहे। तो ये ऐसी चीजें हैं कि जो राष्ट्रीय लोकदल को कहीं ना कहीं अपर हैंड रखती हैं। और जो अभी दल बदल का आप खेल देखेंगे 4-5 महीने के बाद, तो सबसे बड़ा जो गुट आएगा वो राष्ट्रीय लोकदल के हिस्से में आएगा। वो नाहिद हसन हो, बर्क हो, क्या कहते हैं आपके अमरोहा के सांसद दानिश अली हो, या और लोग, बड़ा हिस्सा आपको दल बदल का जो मिलेगा वो यही है। चूंकि ये सब, जैसा कि कुणाल जी, सब पुराने लोकदल के लोग हैं सारे। बर्क भी लोकदल में थे, नाहिद हसन के बाद मुनव्वर हसन भी लोकदल में थे, इमरान मसूद के परिवार रशीद मसूद भी लोकदल में थे, ये राणा परिवार भी लोकदल में था, ये कौकब हमीद और ये लोग सब एक दूसरे के रिश्तेदार। तो ये एक चीज बहुत अहम है, और मुझे लगता है कि राष्ट्रीय लोकदल बिल्कुल उसी तरफ जा रही है जिस तरफ हम सोच रहे हैं। क्योंकि हम अपने को जयंत चौधरी की जगह रख के सोच रहे हैं, तो इस नतीजे में पहुंच रहे हैं कि अगर मैं जयंत चौधरी होता तो ये करता, और अगर मैं वोटर हूं तो मैं ये करूंगा। तो दोनों चीजों को जब जोड़ता हूं तो इसी नतीजे में पहुंचता हूं कि माइनस अखिलेश ही जो खेल होगा। बाद में अखिलेश यादव, चूंकि उनको कम सीटों पर वो मानेंगे नहीं, वो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी है, और कांग्रेस ज्यादा सीट देगी नहीं। ये एक ऐसा पेच है जो इस गठबंधन में अखिलेश यादव को आने से रोकेगा। और मायावती इस गठबंधन में आएंगी उस पर मुझे शक है। कोई ना कोई गठबंधन जरूर मायावती का होगा, अखिलेश मायावती बाद में दोनों मजबूर एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए, जहां उनको कांग्रेस ने पूछा ना इनको कांग्रेस ने पूछा, वो एक 10 दिन 5 दिन का होगा। 10-5 दिन में कुछ भी आप गठबंधन होता हो। लेकिन फिलहाल कांग्रेस इसीलिए इस तरह की खबरें धीरे धीरे निकाल रही है कि हम चुनाव पूर्व गठबंधन नहीं करना चाहते समाजवादी पार्टी से, हम क्या कहते हैं पोस्ट इलेक्शन अलायंस कर सकते हैं। इस तरह की खबरें जो लीक कराई जा रही हैं, उनको पैगाम पहुंचाया जा रहा है कि या तो मान जाओ 10-20 सीटें लेके और जितना मामला रखो, हम बड़ी पार्टी है, हमको केंद्र की पार्टी है। और यही पैगाम, यही मैसेजिंग जयंत चौधरी जो है वो इसमें मजे में है, और वो अपना खामोशी से अपनी गोटियां चल रहे हैं। नीरज, जयंत चौधरी को तो 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी भी बहुत दाने डाल रही थी, तो क्या अभी भी बीजेपी और जयंत चौधरी के बीच कुछ आप बनता हुआ देख रहे हैं क्या?
नहीं, मैं नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि जयंत चौधरी की ताकत बीजेपी का विरोध है। अगर जयंत चौधरी ने बीजेपी का विरोध नहीं किया होता तो जयंत चौधरी आज दोबारा से अपने को सरवाइव न कर पाए होते, और ये जाट जो या दूसरे वोट जो हैं वहां पे एंटी बीजेपी, वो किसी और के साथ चले गए होते। जो एक तबका जाटों का भाजपा के साथ है, दूसरा तबका जयंत चौधरी के साथ है, और जयंत चौधरी जो भाजपा के साथ है उसी को लाने का प्रयास कर रहे हैं। वो जीतने के बाद कुछ हो जाए तो बात है, लेकिन जयंत चौधरी की अगर पूरी राजनीति को देखेगा तो आपको अजीत सिंह से अलग दिखाई देंगे। जयंत चौधरी, उनका काम करने का तरीका, उनका राजनीति करने का तरीका बिल्कुल अलग है उनके पिता से। नीरज, क्योंकि उनके पिता तो पूरा जिसे कहते हैं कि पूरा चक्कर लगाया था उन्होंने तो हर पार्टी के साथ। देखिए इसमें एक चीज नीरज मैं जोड़ रहा हूँ, उसमें ये है कि आप देखिए कि ये जो पूरा, अगर जयंत चौधरी को आप अकेले नहीं देखें, आरएलडी को अकेले नहीं देखें आज की तारीख में, आप उसमें सत्यपाल मलिक को भी जोड़ें, आप उसमें राकेश टिकैत को भी जोड़ दें, और ये जो ये 2-3 नेता हैं, इनकी अपनी फैन फॉलोइंग है जाटों के भीतर, और ये जो फैन फॉलोइंग है उसका फायदा जयंत को मिलता है, लेकिन अखिलेश से ये कन्नी काटते हैं। ऐसा नहीं है कि अखिलेश के साथ खुल करके जुड़ने में जाट बहुत कंफर्टेबल होता है। हाँ, कई बार जैसा विधानसभा चुनाव में हुआ, जयंत के जो गढ़ है वहां पर जाट इतना ज्यादा नाराज था बीजेपी से कि खास तौर पर जो किसान आंदोलन की वजह से, और उनके सामने कोई ऑप्शन नहीं था, तो उन्होंने जाकर के साइकिल पर भी बटन दबाया है, लेकिन साइकिल को कम वोट मिले हैं, जहां जयंत चौधरी के कैंडिडेट थे वहां ज्यादा वोट मिले हैं। इसीलिए मैंने जो शुरुआत में भी कहा था कि कई सारे समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैंडपंप पर इसलिए चुनाव लड़ रहे थे क्योंकि उनको पता था कि अगर मुस्लिम कैंडिडेट होगा और समाजवादी पार्टी के निशान पर चुनाव लड़ेगा तो उसका हारना तय है, उसको कोई वोट नहीं देगा, उसको हिंदू वोट नहीं मिलेगा। केवल आप जाट वोट की बात नहीं कीजिए, उसको मुश्किल है, क्योंकि वेस्टर्न यूपी बहुत पोलराइज्ड है, ये कम्युनल तौर पर है, बाकी जगहों में ज्यादा एक तरीके से जातीय समीकरण जो बात कर रहे थे अमीश की, जातीय समीकरण जो है वो ईस्टर्न यूपी में बहुत ज्यादा प्ले करता है, लेकिन जो यहाँ का डायनामिक्स है, कास्ट डायनामिक्स है, कास्ट केमिस्ट्री है, वो उतनी ज्यादा नहीं है जितना कि हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन वाला जो मुद्दा है वो बहुत काम करता है, और इस पर बीजेपी के आने के बाद इस पर अच्छा खासा उन्होंने काम भी किया है, और इसीलिए इस चीज को हमेशा बीजेपी बना करके रखती है, चाहे वो विस्थापन वाला मुद्दा हो, चाहे दंगों वाला मुद्दा हो, गाहे बगाहे कहीं ना कहीं से वो चीजों को ला करके करती है। और मोदी जी और योगी जी, ये जब से दोनों दो ध्रुवों को उन्होंने पकड़ा हुआ है तो ऐसे ही पोलराइजेशन बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इस चीज में तो पता है कि अगर अखिलेश आएंगे और पोलराइजेशन ज्यादा होगा तो ज्यादा नुकसान होगा विरोधियों को, वहां पर बीजेपी फायदे में रहेगी। इसीलिए थोड़ा पोलराइजेशन को, किस तरीके से पोलराइजेशन का इंपैक्ट कम किया जाए और किसानों के मुद्दों पर, जाटों के मुद्दों पर कैसे चुनाव को लाया जाए, ये एक बड़ी चुनौती रहती है इस गठबंधन के सामने, तो ये भी मसला रहेगा। और जहां तक बात है ईस्टर्न यूपी की, ईस्टर्न यूपी में कास्ट समीकरण है, जैसा अमीश बता रहे थे कि राजभर भी आएंगे, कृष्णा पटेल भी आएंगी, तो जो नॉन यादव ओबीसी है वो भी उतना ही खार खाता है अखिलेश यादव से जितना बाकी लोग खाते हैं। तो उनको भी अगर आपको जोड़ना है कहीं ना कहीं, वहां पर भी चाहे वो कुशवाहा वोट बैंक को आप जोड़ना चाहते हैं, राजभर वोट बैंक को, या फिर आप गोरखपुर की तरफ चले जाएं तो वहां पर जो मलाह वोट बैंक है, जिसको निषाद हम कहते हैं, उसको जोड़ना चाहते हैं, इन तमाम लोगों को जोड़ना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें वहां पर भी एक तबका है जो अखिलेश को बहुत अच्छा नहीं मानता है, अखिलेश से बहुत ज्यादा खुश नहीं होता है, या ये कहिए कि यादव सुप्रीमेसी के खिलाफ खड़ा होने की कवायद रखता है। तो अगर ये यादव मुस्लिम एमवाई समीकरण बन रहा है तब तो ठीक है, वो अखिलेश के फेवर में है और कुछ और जातियां आकर के जुड़ जा रही हैं। लेकिन अगर मुस्लिम समुदाय का एक बड़ा तबका अगर हटता है, जो राष्ट्रीय चुनाव में हटने की संभावना है ज्यादा, जो राज्य चुनाव में नहीं होता है, विधानसभा चुनाव में नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में
अखिलेश को कई सारी सीटों पर जीतना मुश्किल हो जाएगा अगर मुस्लिम समुदाय का एक बड़ा तबका उससे दूर जाता है। और ये जो कास्ट समीकरण है वो एक तरफा लामबंद होते हैं, क्योंकि मुस्लिम समुदाय एक चीज और देखता है कि कौन मजबूत है, कौन बीजेपी को हराने की स्थिति में है, उस तरफ वो वोट शिफ्ट होता है। एआईएमआईएम की रैलियों में हमने देखा विधानसभा चुनाव में बहुत भीड़ इकट्ठा होती थी, जब वोट डालने की बात आई तो कोई वोट डालने गया नहीं ओवैसी साहब को। तो ओवैसी साहब ने गोली वोली बहुत सारी चीजें हुई उनके साथ, ये सारी चीजें हो गई थी, लेकिन उसके बाद भी उनको ना तो सहानुभूति मिली ना बहुत सारी चीजें हुई। तो ये एक फीलिंग है, उस फीलिंग को इनकैश कौन करता है, कौन मुस्लिम वोट अपनी तरफ खींचता है और एक जातीय समीकरण अच्छा बनाता है, वो बीजेपी को टक्कर देगा। मैं यही कह रहा हूं, टक्कर देगा। बीजेपी को हराना अभी भी बहुत मुश्किल है तमाम सीटों पर, टक्कर कौन देगा इसकी लड़ाई अभी सबसे पहली। जी इसमें एक चीज मुझे जो एक नजर आती है, हम लोग चर्चा आज कर रहे हैं चुनाव 2024 में, जनवरी में राम मंदिर का जो है खुल जाएगा राम मंदिर दर्शन के लिए, राम मंदिर का शिलान्यास हो चुका, अब उद्घाटन होगा। उसके बाद का जो हाल होगा, उसके बाद का जो माहौल होगा, उसके बाद वोटर्स में जैसे सबसे ज्यादा राष्ट्रवादी अगर वोटर को पिछड़े समाज में तो वो यादव है। ये सारी चीजें जो डिस्कस हो रही हैं, ये जो सारी चीजें कागज पे बन रही हैं, ये 24 के उस राम मंदिर के उसके बाद हो रही हैं। तो उसमें उनको पता है कि अखिलेश को हम चाहे जितना साथ कर लें, अखिलेश अपने साथ वोटर नहीं ला पाएंगे। वो मायावती तो अपना वोट रोक लेंगी, 1-2% जा सकता है धार्मिक उन्माद में, जयंत चौधरी रोक सकते हैं, क्योंकि पश्चिम में ज्यादातर जो है, अगर आप देखा, आप तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बहुत करीब है, जाटों का जो एक वो है वो उतना ज्यादा अब होने वाला नहीं है, दंगों में हुआ और जिस तरह से हुआ। लेकिन बाकी जगहों पे जो ये है, उसके बाद का जो माहौल होगा, उसको देखते हुए कांग्रेस अपनी प्लानिंग, अपनी स्ट्रेटजी, अपनी चीजों का उस हिसाब से देख रही है कि उसके बाद हमें किस तरह से करना चाहिए, जो अभी से उसकी प्लानिंग होना उनके लिए जरूरी है। कुणाल जी, ये दोनों बातें हैं जो कुणाल जी कह रहे थे और कासिम सर आप भी कह रहे थे, दोनों महत्वपूर्ण है कि एक तो मुस्लिम वोटों का टेम्परामेंट कि वो किसके तरफ जाएगा, वो उसको कौन अपनी तरफ खींच पाएगा, वो बीजेपी का टक्कर देगा, क्योंकि वो बात तो वही है ना कि भारत में फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है कि जो एक वोट से जीता वो जीता, और इस मामले में बीजेपी तो अभी एज पर है। और कासिम सर आपकी भी बात की राम मंदिर के निर्माण हो जाने के बाद जब एक बार वहां दर्शन शुरू हो जाएगा, क्योंकि काशी में जब एक बार दर्शन शुरू हो गया काशी कॉरिडोर में, तो उसके आंकड़े सामने आए कि सारे रिकॉर्ड टूट गए श्रद्धालुओं के आने के और लोगों के आने की, वो एक टूरिस्ट स्पॉट की तरह डेवलप हो गया। तो अयोध्या का राम मंदिर तो उससे भी बड़ा एक जलसा बीजेपी क्रिएट कर रही है। तो और उसके अभी बाद आपने आप देखिए ना, कल अमीश भाई, कल देखिए, आज ही शपथ हुई मेरठ में, वंदे मातरम को लेके हो गया, जरूरत नहीं थी, कोई मामला नहीं था, लेकिन वो करना है, अगर नहीं करना है तो पश्चिम बनाएंगे कैसे? तो इन सब चीजों पर अगर नजर रखेंगे तभी जाके पूरी चीजें समझ में आएंगी, कौन किसके साथ रहेगा ये बाद में तय होगा। जी, कासिम सर लेके मेरा एक सवाल है कि आरएलडी की इन तमाम बातों के साथ एक बात और है जो आरएलडी के नेता सब कुछ बोलते हुए भी ये बात जरूर बोलते हैं कि सपा का साथ उनका बना हुआ है, सपा का साथ उनका नहीं बिगड़ रहा है। जैसे रामाशीष राय ने भी कहा, आरएलडी के दूसरे प्रवक्ता भी कह रहे हैं कि उनकी पूरी कवायद बस इस बात की ओर है कि कैसे कांग्रेस को भी इस गठबंधन का हम हिस्सा बनाएं, ताकि वो तो स्पष्ट कह रहे हैं कि माइनॉरिटी वोट को कोई कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि उनको भी तो अपनी, जैसे आप कह रहे हैं ना कि सपा को पता है कि उसकी ताकत मुस्लिम वोट है, तो उसको ये भी पता होना चाहिए कि उसकी कमजोरी मुस्लिम वोट है, ये विपक्ष को पता है। और इस वजह से आरएलडी कह रही है कि वो इस कवायद में है, और इसी कवायद की वजह से वो कांग्रेस के संपर्क में है कि कांग्रेस इस गठबंधन का हिस्सा हो और वोटर, मुस्लिम वोटर दिग्भ्रमित न हो कि उसे कहाँ वोट डालना है, किसे जिताना है। तो इस कवायद से एक सवाल जो उठता है कि जब हम 2017 का चुनाव देखते हैं, बीजेपी करीब 39%, बीजेपी गठबंधन 39-40% पाता है। उस चुनाव में हमने क्या पाया था कि मायावती अलग लड़ रही थी, अखिलेश अलग लड़ रहे थे, हालांकि कांग्रेस के साथ उनका गठबंधन था। 2022 के चुनाव में जब सीधे हो गया कि अब ये डायरेक्ट फाइट है दो पार्टियों के बीच की, मतलब आमने सामने की, तो एनडीए की सीट तो भले घट गई कासिम सर, लेकिन वो 43% वोट शेयर की पार्टी हो गई। वोट शेयर एनडीए ने अपना बढ़ा लिया।
ठीक वही काम एनडीए ने 2019 में किया। जब ये तय हो गया कि एनडीए के विपक्ष में महागठबंधन है, तो एनडीए यानी मोदी जी की के नेतृत्व में जो भाजपा और उसकी सहयोगी पार्टियां थी, वो 50% के आसपास जाके खड़ी हो गई। बस कुछ एक दशमलव में जो फर्क है, मतलब जब जब आमने सामने की लड़ाई हुई, तो अगर ये जयंत चौधरी की एक कवायद भी है कि कांग्रेस उनको सपा का साथ नहीं छोड़ना है, कांग्रेस आ भी जाए और वो एक मजबूत फ्रंट बनाए, तो ये तो फिर वही मामला होने जा रहा है। आमने सामने का चुनाव होगा और आप पिछले चुनाव जो गवाही दे रहे हैं वो तो कुछ अच्छी तस्वीर पेश कर नहीं रहे। अगर ये पूरा खाका एक साथ आ गया, एक पूरे पार्टी एक साथ आ गई, तो भी मैंने वही बात तो कही कि सब एक साथ आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। वो बात तो मैं खुद ही कह रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी को आप तभी रोक पाएंगे जब सपा अलग लड़े और कांग्रेस का अलायंस अलग लड़े। रोक पाएंगे मतलब हरा नहीं पाएंगे, रोक पाएंगे। अब रोकने का मतलब कॉन्टेस्ट है। लेकिन 2022 के चश्मे से अगर आप देखेंगे तो 2022 में लगभग 35 से 40 सीटें रेड लाइन पे थी भाजपा की लोकसभा में। जो विधानसभा का नतीजा है उसको अगर गौर से आप देखिएगा तो 35 और 40 सीटों के बीच में। अब वो अखिलेश यादव को लगता है कि हमारे लिए थी, लेकिन ये सारा वोट जो था, और ये कहना कि मुस्लिम दिग्भ्रमित, कांग्रेस लड़ रही थी, बसपा लड़ रही थी, उसके बाद सपा लड़ रही थी और सारा वोट अखिलेश यादव को मिल गया 93%। तो मुसलमान दिग्भ्रमित तो पहले हो जो तो होता नहीं था। अब तो व्हाट्सएप से लेकर सारा जमाना है, आदमी फोन पे सुबह सुबह बजे बताइए रात में तय हुआ, सुबह मुरादाबाद में कांग्रेस 35 तोड़ से 38 मेयर का चुनाव। मतलब कितना बड़ा आप ये मैसेजिंग कैसे हुई होगी। रात तक ऐसा नहीं था, सुबह ऐसा हो गया। रात तक एमआईएम मेरठ में नहीं थी एक रात पहले, और दूसरी रात में एमआईएम 1.25 लाख वोट पा जाती है। ऐसा नहीं है, मैसेजिंग के अब तरीके बदल गए हैं। अब वो जो हम लोग पुरानी तरह से सोचते थे, ना वोटर ऐसे सोच रहा है और ना ही राजनीतिक पार्टियां ऐसे सोच रही हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस ने भी अपनी स्ट्रेटजी बदली है, उन्होंने अपना तरीका बदला है और ब्राह्मणों में भी उनके लिए सिंपैथी आई है। हमने अभी देखी 2-3 सीटें ऐसी देखी, सुल्तानपुर, अमेठी, रायबरेली की जायज ऐसी सीटें देखी जहां ब्राह्मण और मुसलमान ने साथ में वोट कर दिया है। अभी इसी चुनाव में सपा के सुल्तानपुर में चेयरमैन प्रत्याशी ब्राह्मण था कांग्रेस का, और सपा का मुस्लिम था। सपा वाला मुस्लिम जो है उसकी जमानत जब्त हो गई, ब्राह्मण प्रत्याशी सेकंड पे आके लग गया, बहुत कम वोटों से आ रहा। तो ये संकेत मिलना शुरू हो गए कि अगर कांग्रेस मजबूत लड़ेगी तो ऐसा नहीं कि 49% जो था उसमें से निकलेगा नहीं वोट, उसमें से और जरूर निकलेगा। अब वो कितना निकाल पाती है कांग्रेस पे डिपेंड करता है। अमीश भाई जी, कुमार कुणाल जी, मैं भी आपके पास भी इसी सवाल के साथ आ रहा हूँ कि जो आंकड़े हमें 2014 ऑनवर्ड मिल रहे हैं कि बीजेपी तो चाह रही है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव दो ध्रुवी हो जाए, क्योंकि जब भी हमने देखा है कि एक जमाने में जब भाजपा उत्तर प्रदेश में कमजोर हुआ करती थी तो त्रिकोणीय मुकाबले हुआ करते थे और करीब 30% के आसपास उत्तर प्रदेश विधानसभा में सरकार बन जाया करती थी, चाहे वो मायावती की सरकार बन जाया करती थी, चाहे वो अखिलेश यादव या मतलब समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाया करती थी। लेकिन भाजपा ने इस पूरे चुनावी खेल को 40% और 50% पे पहुंचा दिया। तो अब अगर जैसा कि आरएलडी के नेता कह रहे हैं कि उनको सपा का भी साथ नहीं छोड़ना है, वो कांग्रेस को भी लाने की कवायद कर रहे हैं, हो सकता है आगे एक आध महीने के अंदर वो कहने लगे कि बहन जी भी इस कोalition का हिस्सा है, क्योंकि आप खुद कह रहे हैं कि पश्चिमी यूपी में मायावती का दलित वोट का जो फैक्टर है वो बहुत महत्वपूर्ण है, काफी मजबूत है, और चंद्रशेखर आजाद अभी उस पॉलिटिकल पोजिशनिंग पर नहीं है कि उस वोट को क्लेम कर सकें। उस जो आप कह सकते हैं कि वैचारिक आधार पर बसपा से जुड़ा हुआ वोट है, कांसीराम के जमाने के आंदोलन से जुड़ा हुआ वोट है, उसको वो क्लेम कर सके। तो ऐसी स्थिति में तो फिर तो आमने सामने के मतलब दो ध्रुवी लड़ाई का ही तस्वीर बन रहा है, तो इसमें तो बीजेपी एज पर रहेगी। तो फिर ये विपक्ष क्या नई रणनीति बना रहा है और क्या नया कर रहा है? देखिए, दो ध्रुवीय में मैं वही बात कर रहा था कि पोलराइजेशन का सबसे बड़ा खतरा होता है। जो खतरा होता है उसमें बीजेपी के लिए एक नैरेटिव सेट करना बहुत आसान होता है। सिर्फ ये नहीं होता है कि देखिए मोदी बनाम हर कोई है, बल्कि उसमें हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन वाली भी बात डालनी बहुत आसान होती है। और इसका जो है, अगर आप आबादी के तौर पर देखिए तो कुछ सीटों पर तो आपको फायदा हो जाता है। जहां पर मुस्लिम बहुत सीट है वो तो आप जीतने के पास आ जाते हैं, करीब आ जाते हैं। लेकिन जहां पर मुस्लिम डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है वहां बीजेपी बहुत आसानी से सीटें निकाल लेती है। और उसका हमने कई जगहों पर उदाहरण देखा कि पिछली बार जब 2019 में हुआ तो वेस्टर्न यूपी में गठबंधन ने रिलेटिवली अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन जैसे जैसे हम सेंट्रल और ईस्टर्न यूपी की तरफ बढ़ते चले गए
वहां पर स्थिति उतनी अच्छी नहीं रही गठबंधन की, मायावती और अखिलेश के साथ आने के बावजूद। तो अब स्थिति क्या है कि या तो इसमें है कि आप अलग अलग लड़ें, लेकिन अलग अलग लड़ने का मैं वही कर रहा हूं कि रिस्क भी तो है कि आप अगर अलग लड़ते हैं और वोट अगर बंटता है, इसमें सिर्फ मुस्लिम वोट नहीं है, बाकी भी वोट है, जातिगत आधार पर भी आज उत्तर प्रदेश में वोटिंग होती है, ऐसा नहीं है कि जातिगत आधार पर नहीं होती है। तो उसमें नुकसान क्या, बीजेपी ने जो एक कंसोलिडेशन किया है तमाम जातियों को, तो वो अपना वोट बैंक एक तरीके से सेव करके चल रहा है। साथ ही साथ राम मंदिर वाला मुद्दा है, जो धार्मिक पोलराइजेशन का मुद्दा है, वो अपने फ्रंट पर काम कर रहे हैं। यहाँ पर जो तैयारी बाकी दलों की दिखाई पड़ती है वो बहुत कमजोर दिखाई पड़ती है। आज भी आप बताइए, कांग्रेस का हम इतना सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जब आप कैंडिडेट डिसाइड करेंगे, आप कह सकते हैं क्या कि मुस्लिम समुदाय वोट देने के लिए तैयार बैठा हुआ है, लेकिन कैंडिडेट कहाँ है, कार्यकर्ता कहाँ है, ग्राउंड पर कहाँ है? आपके पास नेता बड़े बड़े हो सकते हैं, आपके पास राहुल गांधी हो सकते हैं, आपके पास प्रियंका गांधी हो सकती है, आपके पास लोग बड़े हो सकते हैं, नेता बड़े हो सकते हैं, लेकिन कार्यकर्ता जिसको जमीनी तौर पर बीजेपी के एक तरीके से आप कहिए कि जगरनॉट का सामना करना है, बड़ा सा एक पूरा चुनावी उनका एक पूरा जो तैयारी होती है, वो जो तैयारी है, वो तैयारी हमें नहीं दिखाई पड़ती ना। तो अखिलेश की तैयारी दिखाई पड़ती है, गाहे बगाहे कभी आते हैं, बयान देते हैं, निकल जाते हैं। वो तैयारी हम जब जाते थे विधानसभा चुनाव में, तब भी लोगों की यही शिकायत थी कि अखिलेश तो आते ही नहीं है, आपको वोट हम क्यों दें। तो बाय डिफॉल्ट अगर कांग्रेस को कोई वोट डालने के लिए तैयार है, तब तो कोई उसमें मैं नहीं मना कर रहा हूं, उससे इनकार नहीं कर रहा हूं कि लोग इतने नाराज हैं बीजेपी से कि अब उनको जो भी विकल्प होगा उसको वो वोट डाल के आएंगे। जैसा 2014 में कांग्रेस के खिलाफ माहौल बना था कि जो भी कांग्रेस के खिलाफ होगा हम उसको वोट डालेंगे, तो उस तरीके का अगर माहौल हो जाए 2024 में मोदी जी के खिलाफ, जो कि मुझे दिखाई नहीं पड़ता है, तो ऐसी स्थिति में शायद फायदा होगा कांग्रेस का। कांग्रेस के साथ एक छोटा और फायदा है कि बीजेपी का वोटर कांग्रेस को वोट करने में अगर उसका मजबूत कैंडिडेट हो तो कई जगहों पर वो बहुत संकोच नहीं करता है। शहरी वोटर भी वोट कर देता है, मिडिल क्लास भी कर देता है, वो अखिलेश और मायावती के साथ थोड़ा जुड़ने में परहेज करता है। लेकिन ये तमाम चीजें तभी होंगी जब आपके पास मजबूत नेता होगा, मजबूत कैडर होगा, मजबूत रणनीति होगी। ये ना तो मायावती के पास दिखाई देती है, ना तो अखिलेश के पास दिखाई देती है, और ना ही कांग्रेस के पास दिखाई देती है। कुछ हद तक मुझे जो जयंत का दिखाई पड़ता है, जो वो अपने दम पर कुछ अपने जिलों में, कुछ जिलों में, सहारनपुर से आप उठा करके शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, इन तमाम शहरों, इन तमाम जिलों में आपको, जनपदों में आपको दिखाई पड़ती है। उसके अलावा तैयारी मुझे नहीं दिखाई पड़ रही है। ये एक सबसे बड़ी दिक्कत है जो विपक्ष को सबसे ज्यादा परेशान करेगा। बीजेपी अपनी फुल फोर्स के साथ, पूरी तैयारी के साथ अभी से लगी हुई है। नेताओं को ड्यूटीज असाइन कर दी गई है, कौन क्या करेगा एक एक चीज वहां पर असाइन किया गया है। बाकी पार्टियां कहाँ हैं, जमीन पर नहीं है, और जब तक जमीन पर नजर नहीं आएंगी तब तक वोट नहीं मिलेगा, मुश्किल होगी। ये दिक्कत मुझे साफ तौर पर नजर आती है। बिल्कुल। तो 2022 के विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी आरएलडी, राष्ट्रीय लोकदल को एक तरीके से जिंदा करने के बाद जयंत चौधरी लगातार उसमें ताकत भरने में लगे हुए हैं, जो कि उपचुनावों में उन्होंने खतौली के उपचुनाव में साबित भी किया। और जिस तरह की रणनीतियां वो पश्चिमी यूपी से किसी भी मुद्दे पर उठकर राजस्थान चले जाते हैं चंद्रशेखर रावण के साथ, या फिर वो कांग्रेस के कर्नाटक में कांग्रेस की शपथ ग्रहण समारोह में चले जाते हैं। यानी कुल मिलाकर वो किसी की एक छोटी पार्टी होने के नाते किसी की पिछलग्गू पार्टी है, इस छाया को लगातार तोड़ रहे हैं जयंत चौधरी। और इसलिए 2024 के लिए जो अभी तरह तरह की संभावनाएं, तरह तरह के गठबंधनों की संभावनाएं जो बन रही हैं, उसमें जयंत चौधरी एक अहम भूमिका निभा सकते हैं। और अखिलेश यादव के साथ फिलहाल उनका जो गठबंधन बना हुआ है, उसमें वो अपनी सौदेबाजी को लगातार दावों की शक्ल में पेश कर रहे हैं। तो 2024 से पहले बहुत कुछ होना है, यूपी तक की नजर लगातार बनी रहेगी, हर रोज हम चर्चा करते हैं। आज कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए सैयद कासिम साहब, कुमार, कुणाल, अमीश, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का आभार। आज के लिए नमस्कार, सोमवार को फिर मुलाकात।